Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will start our class 11th political science राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है उस क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए आज हम उनके स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस को। और धीरे धीरे वन शॉट वीडियो होगी, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्रिस्प एक होगा वीडियो का, बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगी, बट एग्जाम के लिए एकदम आप प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट जो होगा चैप्टर का अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो हिंदी मीडियम के हों और जो क्लास 11th जिनके पास पॉलिटिकल साइंस हो। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है अध्याय 1, उसका नाम क्या है? संविधान क्यों और कैसे। संविधान हम सब जानते हैं संविधान क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक किताब है, ये एक भारत की किताब है और ये कब बनी इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। संविधान क्यों है और ये कैसे है, कैसे बना। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, और ये किसका है कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का। तो संविधान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, हम यहाँ पर देखिए, संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी संविधान की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरी क्यों है संविधान। अच्छा, संविधान में लिखा क्या है ये तो आप सबको पता है कि संविधान में बहुत सारे एक्ट हैं, कानून हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अब ये सब क्यों दिए गए हैं? ताकि भारत के लोग कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, भारत के लोगों में आपस में कोई दंगे ना हो और कुछ भी गलत चीज़ें ना हो, इसलिए कानून बना दिया गया है। और सबको अपने उसमें राइट्स दे दिए गए हैं, बहुत सारे राइट हैं। और हम सबको ये बोला गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर हम संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, संविधान के खिलाफ जाते हैं तो हमें सज़ा हो सकती है। और उस सज़ा के बारे में भी बताया गया है कि कितनी कितने साल की या क्या सज़ा होगी अगर हम कौन सा एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें सारे रूल्स को, सारे नियमों को अच्छी तरीके से फॉलो करना है जो भी संविधान में दिए गए हैं। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है ताकि भारत के लोग सुकून के साथ आपस में मिल बांट कर रह सकें। क्योंकि भारत में अलग अलग डाइवर्सिटी बहुत है, इंडिया के अंदर बहुत सारे विविधता के लोग हैं। भारत में बहुत विविधता है, बहुत रिलीजन के लोग रहते हैं। तो आपस में वो अच्छे से रह सकें, भाईचारे के साथ रह सकें, इसलिए इसकी नीड है, ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमने देखा। संविधान की सत्ता, अब सत्ता, भारतीय संविधान कैसे बना और विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रावधान, यानी अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग कंट्रीज़ के, उनसे लिया गया। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाहरी कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से मुल्क के, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ ली गई है, इन सब को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं संविधान क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, संविधान क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ क्या लिखा है, जनता की, पहला पॉइंट है, जनता की विशिष्ट आकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। यानी जनता जो अलग अलग तरह की जनता की जो भी चीज़ें हैं, आकांक्षाएँ हैं, जो भी उसके आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, उन सभी को पूरा करने का ये एक साधन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक उसको अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है किसी भी इंसान को कि वो अपने अनुसार अपने मर्ज़ी की ज़िंदगी को गुजार सकता है। दूसरा पॉइंट है, सरकार तथा जनता के बीच संबंधों का विनिमय मतलब एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होना। जैसे पैसों का विनिमय होता है अगर हम कुछ खरीदते हैं तो इसी तरीके से विनिमय किस चीज़ के एक्सचेंज होता है, सरकार तथा जनता, यानी जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं, जनता है, उसके बीच संबंध हो, उसके बीच एक कनेक्शन बिल्ट हो, एक रिलेशन बने। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि सरकार को क्या क्या नियम लागू करने हैं और जनता को क्या क्या नियम को फॉलो करना है। एक और पॉइंट है, राजनीतिक प्रक्रिया के मूल ढांचे का निर्धारक, यानी संविधान में और क्या, राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल जो भी प्रोसेस होता है उसका एक मूल ढांचा है, उसका स्ट्रक्चर है संविधान के अंदर। संविधान के अंदर बता रखा है
हर चीज़ के बारे में बता रखा है कि प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें लागू करनी है लोगों पर, लोगों की क्या क्या राइट्स हैं, लोग क्या क्या कर सकते हैं, कोई उनसे लोगों के राइट को, लोगों के हक को छीन नहीं सकता। अगर जो चीज़ लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसको उससे कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये है, एक स्ट्रक्चर दे रखा है पॉलिटिकल प्रोसेस का। फोर्थ पॉइंट है सरकार के 3 प्रमुख अंगों, यानी सरकार के जो 3 अंग होते हैं उनके बारे में बता रखा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना, विधायिका, इन सभी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। इन सब को बारे में सरकार के जो 3 अंग होते हैं उन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है और ये क्यों असेंशियल है हमारी लाइफ के अंदर, तो इसको समझ लेते हैं। संविधान की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मैन जो है, जो इंसान है, एक सोशल एनिमल है। कहा जाता है ना, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। लाइक इसका मतलब ये है कि जो इंसान होता है, मनुष्य जो होता है, वो एक समाज में रहने वाला प्राणी होता है। समाज में यानी सोसाइटी में रहता है। सोसाइटी क्या होती है? जहाँ आप रह रहे हैं, आस पड़ोस आपके और भी पड़ोसी हैं, घर बार हैं, रोड है, बहुत सारी दुकानें हैं सामान खरीदने के लिए, यही सोसाइटी होती है और यही इंसान रहता है। तो वो समाज में रहता है और अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। बहुत सारे समुदाय होते हैं समाज के अंदर, बहुत सारे समुदाय होते हैं। आपके जो गली के लोग हैं वो आपको मिल के सब समाज बनाते हैं, और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सब मिल के समाज बनाते हैं। तो समाज जो है अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के समुदाय से मिलता है। अब हम वो समुदाय रिलीजन के बेस पे भी कह सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और अलग अलग समुदाय से वो बिलोंग करते हैं। समुदाय में तालमेल बिठाने के लिए संविधान ज़रूरी है। अब समुदायों में लड़ाई ना हो जाए, कोई दूसरे समुदाय का है, कोई दूसरे समुदाय का, ऐसी बहुत सारी कास्ट हैं इंडिया के अंदर। तो इतनी सारी कास्ट हैं। कास्ट किसे कहते हैं? जैसे कि नाम के बाद जो सरनेम लगता है उसको कास्ट कहते हैं। जैसे कि जट होते हैं और क्या क्या पंडित होते हैं, कुमार होते हैं, और बहुत सारी तरह के कास्ट होते हैं। मुस्लिम्स में खान होते हैं, मलिक्स होते हैं। तो ये जो कास्ट हैं इसमें भी ये बहुत सारी कास्ट है। तो रिलीजन के लोगों में या कास्ट के लोगों में आपस में लड़ाई ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए, उन लोगों में कनेक्शन आपस में अच्छा रहे, वो लोग मिलजुल के रह पाएँ, तालमेल बिठाने को कहते हैं। और तालमेल अच्छा हो जाए उनका, उन समुदाय के लोगों में तालमेल बिठाने के लिए ही संविधान की ज़रूरत है। तो हमने देख लिया क्या ज़रूरत है इसकी। पहला पॉइंट यही था कि तालमेल बिठाने के लिए। दूसरा पॉइंट है संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। यानी संविधान क्या करते हैं? जनता में, आप जो जनता है, लोग हैं समाज के, उनमें आपसी विश्वास पैदा करने के लिए, यानी उन दोनों में ट्रस्ट पैदा हो जाए, एक दूसरे पे वो ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके, उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, मूलभूत नियमों, यानी कुछ बेसिक से एक रूल्स उसमें है संविधान के अंदर, ताकि लोग उसको फॉलो करें और अच्छे से अपना पीसफुल कम्युनिटी बिल्ड करें। पीसफुल कम्युनिटी यानी शांति से अपना समुदाय बना के रहें। अब थर्ड पॉइंट है संविधान ये भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। अब संविधान ये भी बताता है कि लास्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कहाँ जाना है, आपको कौन से कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट। हम हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं संविधान के अंदर, और संविधान हमें ये भी बताता है, ये भी तय करता है कि लास्ट का जो अंतिम निर्णय होता है, लास्ट का जो फैसला होता है, वो लेने की जो पावर है, शक्ति है, वो किसके पास होगी। फोर्थ पॉइंट हमारा है संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। यानी संविधान क्या करता है? सरकार का निर्माण। सरकार कैसे बनती है? सरकार कैसे बनती है? वोटिंग के थ्रू सरकार बनती है। तो उसका जो पूरा प्रोसेस है सरकार बनने का, गवर्नमेंट बनने का, उनको बताती है, और उनके जो भी रूल्स हैं गवर्नमेंट बनने के बाद उन लोगों को क्या क्या काम करना होगा जनता के लिए, और उससे पहले क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो वो सारे नियम जो रूल्स हैं, वो सब रूल्स और
एक तो होते हैं रूल्स और एक होते हैं उसके भी अलग छोटे रूल, जैसे होता है ना टॉपिक प्लस सब टॉपिक, ऐसे ही नियम और उप नियम होते हैं, रूल्स एंड सब रूल्स। तो ये जो नियम है और जो उप नियम है वो हमें संविधान बताता है, और गवर्नमेंट कैसे बनती है, सरकार निर्माण के नियम को ही बताता है, और उनकी कितनी शक्ति है। गवर्नमेंट आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, गवर्नमेंट आपको किस क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, और क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं उन सब को बताती है, उनकी कितनी शक्ति है, कितनी पावर है जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है जनता के ऊपर। तो उसके सब के बारे में संविधान बताता है, और उनकी सीमाओं को भी तय करता है कि वो ज़्यादा ही लोगों के ऊपर अपने रूल को डाल ना दें और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें गवर्नमेंट, इसलिए उनकी सीमाओं को भी बताती है कि इनको लिमिट कितनी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान ज़रूरी है। और संविधान क्यों ज़रूरी है, एक और पॉइंट में, कि न्यायपूर्ण, एक न्याय हो सके समाज में, समाज की एक ऐसी स्थापना हो कि समाज में बिल्कुल इक्वालिटी भी हो, बराबरी हो और न्याय भी हो, सबको एक किसी के साथ कोई जुल्म ना हो, सबको न्याय मिले, सबको ऐसा मिले कि सबके साथ जस्टिस हो, किसी के साथ कोई गलत चीज़ ना हो, किसी के साथ कोई ऐसा ना हो कि किसी को जस्टिस नहीं मिल रही, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। सबके साथ फेयर होना चाहिए, हर चीज़ फेयरली होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए किसी भी वोटिंग में या किसी भी तरीके में, इलेक्शंस में। तो हर चीज़ इसमें हमें बताया गया है, जस्टिस के बारे में भी, और इसी के लिए एक फेयर सोसाइटी बन जाए, इसी के लिए संविधान की नीड भी है। तो हमने इतने सारे पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट, जिसमें हमें पता चला कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स वैसे करके दे रखे हैं टेबल की फॉर्म में, तो आप इसको देख सकते हैं चार्ट की फॉर्म में। संविधान की आवश्यकता, तालमेल बढ़ाना, सबसे पहला लोगों के आपस में तालमेल अच्छे हो सकें, और लोगों से ज़्यादा जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं, जनता है, उसके भी सरकार और जनता के आपसी ताल्लुकात, आपसी तालमेल अच्छे हो सकें। बुनियादी नियम निश्चित करता है, यानी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें देता है और हमारे राइट्स को भी बताता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाना, ताकि सरकार जो है वो आप पर किसी भी तरीके का जुल्म ना करे और अपने आप को ऊंचा समझकर अपने रूल्स को अपनी जनता पे थोपे ना, और उन पे कोई गलत कानूनों को इस्तेमाल ना करे। इसलिए उनकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं सरकार की। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, कि जनता की क्या क्या आकांक्षाएं, जनता की जो राइट्स हैं, उसको राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, इतने बहुत तरह के राइट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, राष्ट्र की बुनियादी पहचान सुनिश्चित करना, कि एक राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान सुनिश्चित हो सके, ये भी संविधान के अंदर बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं संविधान की सत्ता। अब हम इसके बारे में समझते हैं। संविधान की सत्ता का मतलब होता है, सत्ता मतलब पावर। पावर किसके हाथों में होती है, गवर्नमेंट के हाथों में पावर होती है। और संविधान की सत्ता, जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट से भी जो पावर है इंडिया में, वो किसके हाथ में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में है। कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नियम जो हैं, उसमें नियमों में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो जनता को पावर दिलाती हैं, और जो सत्ता है उसका जो सबसे ज़्यादा हम हाइप कह सकते हैं, हाइप जो है वो संविधान के पास है। अब संविधान सत्ता को बांटता है, किन किन लोगों में बांटता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, पहला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करना, यानी राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे इंडिया के अंदर आज़ादी के समय, उससे प्रेरणा प्राप्त करना, प्रेरणा लेना, उससे मोटिवेशन लेना, कि कितने सारे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन और अलग अलग तरह के आंदोलन हुए। तो उन सभी आंदोलन से, राष्ट्रीय जो आंदोलन थे हमारे, उनसे मोटिवेशन लेना, किस तरीके से देश को आज़ाद कराया गया अंग्रेज़ों की गुलामी से। दूसरा पॉइंट, संविधान निर्माताओं में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता, यानी संविधान जो है वो निर्माताओं में जो सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, ऊंचा हो, नीची जाति का हो, ऊंची जाति हो, सभी को बराबर
लेके चलता है संविधान। संविधान ये नहीं बोलता कि इसको तो पढ़ने का अधिकार मिलेगा, जो अमीर है, जो गरीब है उसको पढ़ाई का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे ही किसी भी चीज़ का अधिकार तो उसको मिलेगा, एक कास्ट वाले को मिलेगा, दूसरे कास्ट वाले को नहीं मिलेगा, या एक रिलीजन वाले को मिलेगा, दूसरे को नहीं। ऐसा संविधान नहीं करता। संविधान सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं और इसमें संविधान में जो सभी वर्ग के लोग हैं उनको शामिल किया गया है। सभी के लिए बराबर का हक दिया गया है सभी को। थर्ड पॉइंट है समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने तथा सम्मान प्राप्त करने की क्षमता। यानी समाज के जो अलग अलग विभिन्न वर्गों के लोग हैं, वर्गों से सीधा संवाद करने, सीधा एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके समाज के लोगों से, और सम्मान प्राप्त करने की क्षमता, उनको रिस्पेक्ट भी मिल सके, उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी। नेक्स्ट है लोकप्रिय नेताओं तथा समर्थन पर आधारित। और ये लोकप्रिय नेता जो होते हैं, जो लोकप्रिय नेता जो कि फेमस भी होते हैं, और कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जिनको जनता पसंद करती है और जो अच्छा काम करते हैं, तथा समर्थन, और उनका समर्थन भी करते हैं लोग, तो उन पर आधारित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और कुछ रिजर्वेशन भी है, संरक्षण भी है। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, यानी माइनॉरिटी के लिए। जैसे इंडिया में जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलता है, ताकि उनके साथ कोई गलत काम ना हो, या उनको बिल्कुल दबाया ना जा सके, क्योंकि वो लोग कम हैं। तो इसलिए जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनको थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच संस्थागत संतुलन स्थापित करना। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके आपस में संतुलन स्थापित हो सके, अच्छे संतुलन, मतलब बैलेंस एक मेंटेन हो सके। मूल्य, नियमों तथा प्रक्रियाओं की कार्य प्रणाली में लचीलापन यानी एक फ्लैक्सिबिलिटी आ जाए। मूल्य में, नियमों में, रूल्स में, रेगुलेशंस में और प्रक्रियाओं में कि जो भी कार्य प्रणाली उसमें थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स ऐसे नहीं होने चाहिए। बदलती आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कार्य क्षमता। अब बदलती, जैसे कि लोगों की जो नीड्स हैं वो बदलती रहती हैं और परिस्थिति भी चेंज होती रहती है, तो उसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उनकी आवश्यकता के अनुसार खुद को ढालने की कार्य क्षमता। तो एक ये था। तो अभी इतने हमने जो पॉइंट्स देखे, ये सारे पॉइंट्स क्या थे? ये पॉइंट्स और ये सब पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या थे? संविधान की सत्ता के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, यानी संविधान सभा कैसे बनी। जो संविधान है ना, वो एक सभा ने बनाया। अब उस सभा में कुछ लोग थे, कुछ मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फॉर्म किया, और बहुत मेहनत का काम था, और ये आज़ादी के टाइम पे ही बना। तो हम देखेंगे एग्जैक्टली ये कब बना और किसने बनाया, किसका इसमें हाथ है, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई, यानी संविधान बनाने के लिए उनको ये लगा कि हाँ, अब एक इंडिया में संविधान बनना चाहिए ताकि लोग आपस में पीसफुल कम्युनिटी की तरह रह सकें, शांति से रह सकें, एक ब्रदरहुड फीलिंग के साथ रह सकें। तो उसकी पहली बैठक हुई। पहली बार वो जब लोग मिले तो उसको कहा जाता है पहली बैठक। तो वो कब हुई? 9 दिसंबर को कब हुई? 1946 में। ठीक है, 1946 में हुई, यानी कि 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन बैठक पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। लाइक दिसंबर चल रहा था, लास्ट मंथ 1946 का उसको हुई। और 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में पुनः इसकी बैठक हुई। और फिर दोबारा से इसकी बैठक कब हुई? 14 अगस्त अगले साल 1947 को विभाजित भारत, यानी विभाजित, जब भारत का विभाजन हो गया था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए थे, जो कि पहले एक साथ थे। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, तो वो अलग हो गया था, मुस्लिम लीग के थ्रू उनको अलग कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर जो बैठक हुई 14 अगस्त को, और फिर पहले वाली जो हुई थी पहली बैठक 9 दिसंबर को। तो ये आपको याद रखना है, डेट भी और साल भी याद रखना है, ईयर कौन से ईयर में हुई।
संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सीमित कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुई। यानी संविधान सभा की जो स्थापना है, जो स्थापना करी गई थी, वो किसने करी थी? ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल था उसकी एक समिति थी जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। ये आपको नाम याद रखना है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी, वो कमेटी का क्या नाम था? कैबिनेट मिशन उसका नाम था, और उसी के प्रस्ताव पर इसकी संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा यानी संविधान के जो लोग हैं उनको निर्धारित करना, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स ही तो यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उन्हीं के थ्रू संविधान सभा के लोगों को चुना गया और उसकी मीटिंग्स हुई, और उसके बाद संविधान सभा की स्थापना करी गई। किसके प्रस्ताव पर? कैबिनेट मिशन पर। और ये कौन सी कमेटी थी? ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल था। संविधान सभा की प्रकृति और स्वरूप। संविधान सभा की प्रकृति और स्वरूप के बारे में जानते हैं। प्रतिनिधिपरक, प्रत्यक्ष निर्वाचन, विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णयों पर बल। यानी कि कौन से निर्णयों पर बल दिया जाएगा? फोर्स उन रूल्स पर किया जाएगा जिन पे विचार होंगे आपस में लोगों के, और जिनमें सहमति हो पाएगी, जिसमें सब लोग एग्री करेंगे। ठीक है। सभी समुदायों की भागीदारी, और सभी समुदाय के लोग होंगे उसमें। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही समुदाय का लोग है, या फिर एक ही समुदाय के 10 लोग मिलकर संविधान को बनाते, तो वो अपने ही हक में बातें करेंगे अपने समुदाय के लिए। इसलिए सभी समुदाय के लोगों की भागीदारी होगी। तो एक ये था, तो ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की प्रकृति स्वरूप में 4 पॉइंट। इन दोनों को और समझ लीजिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? प्रतिनिधिपरक। प्रतिनिधिपरक का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो अपने कम्युनिटी को, जैसे कोई है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला जो होता है उसको प्रतिनिधिपरक कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारी पार्टी होती हैं इंडिया में जो वोट मांगती हैं। अब हर आदमी को, जो भी वोट के लिए खड़ा हुआ है, हर आदमी को वोट थोड़ी ना दिया जाता है, हर सदस्य को वोट नहीं दिया जाता। उसके ग्रुप में से जो भी उसका प्रतिनिधिपरक होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको वोट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसमें राहुल गांधी है प्रतिनिधिपरक, राइट। ऐसे ही हम अगर कांग्रेस पार्टी में जो भी सदस्य हैं उन सभी को वोट थोड़ी देंगे। ऐसे ही बीजेपी में लगा लीजिए, बीजेपी में प्रतिनिधिपरक कौन होगा? प्रतिनिधिपरक नरेंद्र मोदी। तो ऐसे ही हर पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। और ऐसे ही हर पार्टी का होता है अलग अलग प्रतिनिधिपरक। ओके, तो आई होप आप प्रतिनिधिपरक समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में और समझ लीजिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं ना, ऐसे ही प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट कर लेना। इट मीन्स आप प्रत्यक्ष निर्वाचन अपने इलाके का, या जो भी आपके एरिया का कोई भी सदस्य खड़ा हुआ है, जिस भी पार्टी का है, और बहुत सारे सदस्य खड़े हैं, तो आप उनको वोटिंग के थ्रू इलेक्ट कर रहे हैं, वोटिंग के थ्रू उनका निर्वाचन कर रहे हैं, उसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है। और आप वोट किसको देते हैं? वोट आप अपनी पसंदीदा पार्टी के जो भी हेड होता है उसको वोट दिया जाता है, प्रतिनिधिपरक को। ठीक है। तो उनकी पार्टी वो फिर जीत जाती है। और पार्टी में सिर्फ प्रतिनिधिपरक नहीं होता, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, फिर जाके एक कोई भी पार्टी जो है वो बनती है। तो प्रतिनिधिपरक यानी रिप्रेजेंटेटिव, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को, और प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट कर लेना। इंडिया में यही तो होता है ना कि डायरेक्ट वोटिंग होती है और फिर हम अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनाव के ज़रिए से उसको चुन लेते हैं। अब हम समझते हैं भारतीय संविधान कैसे बना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, ये कैसे बना भारतीय संविधान। तो इसको समझिए। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और कितनी कुल बैठक हुई? हमने पहली बैठक देखी दिसंबर में 1946 में, फिर 1947 की बैठक हुई अगस्त में, फिर 14 अगस्त को। तो ये जो टोटल बैठक हुई वो कितनी हुई? 166 टोटल बैठकें हुई, तब जाके संविधान बना। और ये संविधान एक बहुत मोटी सी किताब है, और ये इसको बनने में कितना समय लगा? 2 साल
पूरे 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज, इतना इसको टाइम लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, पूरे 3 साल नहीं कहेंगे, 3 साल होने ही को है लेकिन पूरे 3 साल भी नहीं है, लगभग 3 साल। हाँ, अगर आपको लिखना है, आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहा तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे बेहतर तो कुछ नहीं है। बट अगर फिर भी अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद आएगा तो आप ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हैं, लगभग लगाना ज़रूरी है। लगभग का मतलब हो जाता है कि हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता बट हम अप्रॉक्स बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली। तो लगभग लगा के अगर आप लिख देंगे लगभग 3 साल या 3 वर्ष, अगर आप ऐसे करके लिख देंगे तो फिर भी आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग नहीं माना जाएगा और टीचर आपको मार्क्स दे देंगी। तो अगर आपको ऐसे लिखना है आप लिख सकते हैं, और अगर आपको पूरा लिखना है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और कुल बैठ के भी याद रखनी है 166 बैठ के। 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया संविधान को। अब आपको ये डेट भी याद रखनी है कि ये कब लागू हुआ, ठीक है, 26 जन 1950 में। अब हम आगे पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, फिर सहमति पर आधारित निर्णय, यानी राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं उनकी विरासत, सहमति पर आधारित निर्णय, यानी ऐसे निर्णय, ऐसी चीज़ें, निर्णय होंगे, फैसले होंगे जिनकी सबकी राय हो, सबकी सहमति हो, सब एग्री करें, हर समुदाय के लोग जिससे एग्री करें। तो ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग चीज़ थी संविधान को बनाने में कि हर समुदाय के लोग जो हैं उसको सहमत होने चाहिए, उस बात से वही बात संविधान के अंदर लिखी जाएगी। तो सहमति पर आधारित निर्णय था इसके अंदर, और 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित, यानी 1946 का जो उद्देश्य है उसके प्रस्ताव से ये प्रभावित था, प्रस्ताव जो दिया गया था उससे ही प्रभावित था। बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाना, यानी जो भी बुनियादी उनकी प्रतिबाधाएं थी, प्रतिबद्धताओं थी, उनको संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाना। अब संस्थागत, इसको समझ लेते हैं, संस्थागत व्यवस्थाएं क्या होता है? शासन के लिए विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करना। कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन 3 जो अंग हैं, ये शासन के लिए जो 3 अंग हैं, इनके बीच एक बैलेंस मेंटेन हो सके और बैलेंस को स्थापित करना, संतुलन को स्थापित करना। दूसरा पॉइंट, संवैधानिक प्रावधानों को भारतीय समस्याओं तथा आशाओं के अनुरूप ग्रहण करना, यानी संवैधानिक प्रावधानों को, संविधान के जो भी प्रावधान है उसको भारतीय समस्याओं तथा आशाओं के अनुरूप ग्रहण करना। जो भी भारत की समस्याएं हैं, जो भी भारत की आशाएं हैं, उनके ही अनुरूप उसको इसके अंदर ग्रहण करना। भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, यानी सोर्सेस क्या क्या है, इसको समझिए। संविधान का लगभग 75% अंग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। यानी सोर्सेस क्या क्या हैं? तो पहला सोर्स है, कहाँ से लिया गया था? भारत सरकार का अधिनियम 1935 से लिया गया है संविधान का लगभग 75% भाग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट के मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। अब 1928 में नियुक्त हुई थी एक कमेटी जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू कमेटी। उसमें जो रिपोर्ट थी, उसकी जो एक रिपोर्ट थी, उससे मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया, यानी कि बहुत सारे अधिकारों को उसमें अधिकार लाए गए, राइट्स लाए गए उस रिपोर्ट से संविधान के अंदर। तो एक ये स्रोत हो गया। अब एक स्रोत मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अन्य देशों से लिए गए हैं। तो अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से कुछ बातें भारत के संविधान में शामिल की गई, जैसे कि अभी हम देखेंगे कौन से देश से क्या चीज़ ली गई। तो अलग अलग देशों के जो संविधान था उससे कुछ बातें भारत के संविधान में ली गई।
ब्रिटिश के संविधान में देखते सबसे पहले ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया, फिर देखेंगे अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, ब्रिटिश के, अमेरिका के, फिर आयरलैंड के बाद फ्रांस का संविधान से, फिर कनाडा का संविधान से कुछ लिया गया। तो ये सभी संविधान से कुछ ना कुछ बातें ली गई। तो सबसे पहले ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं क्या लिया गया। पहला पॉइंट है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सर्वाधिक मत यानी बहुत सारे जो लोग हैं वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे, लेकिन उनमें से जिसका सबसे ज़्यादा वोट होंगे, उनमें से जिसके हाईएस्ट नंबर के वोट होंगे ना, वो उसकी पार्टी जीत जाएगी। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई? ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई। सर्वाधिक मत वाला जीतेगा, सबसे ज़्यादा जिसके वोट होंगे। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार संसद के स्वरूप होनी चाहिए। संसद का सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो संसद के जो स्वरूप है ऐसा होने चाहिए। तो वो ब्रिटिश संविधान से ली गई। कानून के शासन का विचार, यानी कानून का जो शासन है उसका विचार जो लिया गया वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फोर्थ पॉइंट क्या लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में विधायिका के बारे में लिखी हुई है, विधायिका में जो अध्यक्ष का पद है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके कानून निर्माण की जो भी विधि है, तो वो कहाँ से ली गई? वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये चीज़ें जो हैं पॉइंट्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। अब हम बात करते हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। दो चीज़ें हैं। मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना, यानी मौलिक अधिकार होने चाहिए। जैसे बहुत सारे राइट दिए गए ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, और बहुत अलग अलग 6-7 राइट हैं जो संविधान में दिए गए हैं। तो टोटल ये 6 हमारे हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें रिलीजन का राइट है, हमें अपने धर्म को फॉलो करने का राइट है, इक्वालिटी है हमारे पास, और इतने सारे राइट्स हैं जो 6 हैं, और उसमें भी अलग अलग हमें सब पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये कहाँ है? संविधान का जो पार्ट 3 है, भाग 3 है, उसमें आर्टिकल है 12 से 35 तक, उसमें ये हमें दिए गए हैं। 12 से 35 अगर हम आर्टिकल पढ़ें भाग 3 के संविधान में, तो हमें ये सारे राइट्स अच्छे से समझ आएंगे, पढ़ने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख भी सकते हैं। मौलिक अधिकार की सूची, संविधान की प्रस्तावना, ये हमने कहाँ से ली? फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने अच्छी जो चीज़ें थी ना अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, उन सब से ले ली, क्योंकि वो सब पहले के बने हुए थे। अब दूसरा और सबसे अच्छा फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बना? हमारा इंडिया का। तो अब दूसरा पॉइंट है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, यानी उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और क्या लिया गया? न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी कहाँ से ली गई? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से एक पॉइंट लिया गया, वो क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, राज्यसभा में जो सदस्यों का प्रावधान है वो भी आयरलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया। तो दो चीज़ें क्या क्या ली गई? एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से हो उसके बारे में सब कुछ हमें लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कहाँ से ली गई? ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, प्रेसिडेंट के किस तरीके से चुनना है, वो सारी चीज़ें आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। अब फ्रांस का संविधान जो है उससे क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत। और ये तीनों चीज़ें कहाँ शामिल करी गई? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी कि फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रेम्बल होता है, जो पहला पेज होता है प्रस्तावना का, उसमें ही ये तीनों वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई फ्रांस के। अब कनाडा का जो संविधान है उससे क्या लिया गया उसको समझते हैं। पहला है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, और दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अब इनको समझिए क्या है इनमें। तो पहला तो क्या लिया गया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हो, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में विभाजन हो शक्ति का कि कितनी पावर सेंट्रल को देनी है और कितनी स्टेट को देनी है, ठीक है। तो एक ये फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया और दूसरा ये पॉइंट लिया गया कि जैसे हम लिस्ट सूची के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों संघ लिस्ट, संघ सूची जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये तीन सूची इनके बारे में भी हमारे संविधान में शामिल किया गया। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा का जो संविधान है इससे हमने देख लिया। अब कनाडा लिखा है, आप कनाडा बोल सकते हैं, कनाडा जो कंट्री है वहीं से, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब ये यहाँ क्या लिखा है, इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ, एक बुके जो होता है वो भी कहा जाता है। बुके कहने के बाद उधार का थैला, बुके जिसमें विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल हैं। यानी कौन से पुष्प शामिल हैं, पुष्प यानी फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स हैं उस बुके में, सिद्धांत रूपी, जिसमें नियम है, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो भी दूसरे अलग अलग देशों से लिए गए सिद्धांत। तो इसलिए इसको बुके कहा जाता है और उधार का थैला भी कहा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, ये क्वेश्चन ईयर आ गया है अब हमारा ये चैप्टर बस इतना ही था। आई होप आपको समझ आए हो। यही चीज़ें थी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, किसने बनाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड बहुत क्रिस्प तरीके से बताया गया है, एक निचोड़ कंक्लूजन के तौर पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि आगे भी पॉलिटिकल की वीडियोस आती रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें वीडियो को। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।